बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 जो आपके पास है वो है धातु एवं अधातु। तो हमने धातु फिनिश किया था पिछली जो वीडियो थी, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास बचेगा वो है धातुओं का निष्कर्षण, वो हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। देखें, तो अधातु कौन होते हैं। हालांकि मैंने उस दिन आपको बोला था कि धातुओं का जो भी पॉइंट हमने पढ़ा है उसका उल्टा क्या होगा, अधातु होगा। तो धातु के मतलब क्या था, धय। स्टार्टिंग का जो पहला शब्द है वो क्या है, धय। तो हमने पढ़ा था धातु मीन्स धनायन। तो जो भी धनायन यानी प्लस का चार्ज रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो अधातु का मतलब क्या होगा, जो माइनस का चार्ज रखते हैं, यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो यहां से हमें समझ में आया जिनके पास भी माइनस का चार्ज होगा वो कौन होंगे, अधातु होंगे। सेम यहां पे क्या यूज होगा, अष्टक नियम का यूज होगा जो हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, अब अष्टक नियम के हिसाब से हमने पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं सबसे बाह्य की यानी भारी, यानी जो भी हमारे पास तत्व होगा, इलेक्ट्रॉन जो उसके सबसे बाहर होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने या डालने के बाद अगर लास्ट में 8 आ रहा है तो हम उसको स्थायी मानते थे। लिमिट मैंने बताई थी कि कितने इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, तो वो 4 की थी। तो फिलहाल क्योंकि हम अधातु पढ़ रहे हैं, धातु नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डालेंगे और 8 बनाएंगे। जैसे मैं तुमसे बोलूंगा Cl है, तो Cl का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। 17 को हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, 2, 8 और 7। अब ये लास्ट में 7 आ रहा है, इस 7 को हम निकाल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिट है 4 की। तो 7 निकालने से बेटर है एक इलेक्ट्रॉन में इसको दे दूं तो इसके 8 क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। यानी Cl जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके 8 पूरे होंगे, यानी Cl स्थायी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन मैंने कितने लिए हैं, एक फालतू लिया है। तो एक फालतू का मतलब एक माइनस का आवेश आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे Cl प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। इसका मतलब है Cl इसमें कौन हुआ, अधातु हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया है, ऋणायन बनाया है, यानी माइनस का चार्ज बनाया है। एग्जाम्पल और देखें, जैसे फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 9, तो 9 को हम तोड़ देते हैं 2 और 7 में, तो इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 8 पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया और किस में चेंज हो गया, माइनस में। इसका मतलब ये ऋणायन बनाता है, तो फ्लोरीन भी कौन हुआ, अधातु हुआ। सेम मैं बात करता हूं, मान लो आपके पास है नाइट्रोजन, कितना होता है, 7। तो 7 को आप तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, 2 और 5 में। अब इन 5 को हम निकाल तो नहीं सकते क्योंकि 4 की लिमिट होती है। तो क्यों ना इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अगर डाल दें तो इसके लास्ट में 8 पूरे हो जाएंगे। यानी कैसे लिखा जाएगा, n प्लस, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो n पे आवेश आ जाएगा माइनस का 3। और n पे माइनस का आवेश आना ये बताता है कि नाइट्रोजन कौन है, अधातु है। सेम मान लेते हैं मेरे पास है ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 8। 8 को हम तोड़ देंगे 2 और 6 में, तो लास्ट में 6 है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, O2 माइनस बन जाएगा। तो सेम ऑक्सीजन पे भी क्या आता है, माइनस का चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन भी कौन है, अधातु है। तो इस तरीके से आप कोई भी तत्व को चेक कर सकते हैं कि कौन से तत्व अधातु होंगे, और जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन से तत्व धातु होंगे। तो आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा कि अधातु कौन होते हैं। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं और अब हम चलते हैं गुण की तरफ। यानी बेसिकली हम बात करने वाले हैं भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण की बात करें, पहला पॉइंट हम साथ साथ में कंपेयर करते हुए भी चल रहे हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी आता है धातु एवं अधातु में अंतर कीजिए। तो अंतर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सभी धातु कौन थे, ठोस थे, सिर्फ एक को छोड़कर, जो हमारे पास कौन था, मरकरी, जो कि द्रव के रूप में
मिलता है। यहां बात करते हैं तो जो पहला आपके पास पॉइंट है, ये हमें ठोस के रूप में भी, द्रव के रूप में भी और गैस के रूप में भी मिलते हैं। यानी ये तीनों ही रूप में मिलते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है कि जो धातु होते हैं उनमें चमक होती है, ठीक है। तो इनमें विशेष चमक नहीं होती, विशेष चमक नहीं होती। तो हमने पढ़ा कि धातु वो होते हैं जिनमें चमक होती है, तो अधातु कौन होगा, जिनमें चमक नहीं होती, ठीक है। अब इनमें विशेष चमक नहीं होती, सिर्फ आयोडीन में चमक होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी हमारे पास अधातु हैं उनमें चमक नहीं होती, परंतु हम बात करते हैं आयोडीन की तो उसमें चमक होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरा बात करते हैं कि जो धातु होते हैं उनमें ध्वनि होती है, धातु में ध्वनि होती है। इनमें इनमें ध्वनि नहीं होती है, इनमें ध्वनि नहीं होती। जस्ट आपको क्या करना है, उल्टा करना है। चौथा, धातु क्या होते थे, तन्ने, तन्ने का मतलब जिनके तार हम खींच सकते हैं, तो ये कैसे होंगे, ये तन्ने, ये तन्ने नहीं होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो धातु हमारे पास कैसे होते हैं, अधात वर्धनीय है, यानी हथौड़ा मारकर उनको पीटकर उनको चादर के रूप में हम चेंज कर सकते थे। तो अधातु कौन होंगे, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी ये आघात वर्धनीय, ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। हालांकि मैं इस पॉइंट में एक पॉइंट और लिख सकता हूं, पर मैं अलग से लिख रहा हूं, ये भंगुर होते हैं, ये भंगुर होते हैं। अब भंगुर का मतलब क्या है कि जिस तरीके से पता है कि जो धातु होती है वो ठोस होती है, उसको हम पीट पीट कर उसको चादर के रूप में चेंज कर सकते हैं, यानी अघातवर्धनीय होते हैं, तन्ने होते हैं जिनके तार को हम खींच सकते हैं। भंगुर का मतलब है अगर हम अधातु पर थोड़ा सा दबाव लगाएंगे, उसको पीटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की वजह से हम क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं, ठीक है। 7 पॉइंट देखें, धातु हमारे पास कैसी होती है, कठोर होती है, ठीक है। धातु हमारे पास कठोर होती है। ये कैसे होंगे, ये मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं। इनमें इनमें सिर्फ हीरा और बोरॉन भी मान सकते हो, हीरा और बोरॉन कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। इसका मतलब है अगर मैं बात करता हूं अधातु की, तो ये मुलायम तो होते हैं, पर इन अधातु में एक अधातु हीरा और एक बोरोन ऐसे हैं जो मुलायम होने की जगह क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये आपको याद करना है। जो ये हीरा है ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। कार्बन के अपरूप होते हैं 3, यानी कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, एक हीरा और एक ग्रेफाइट और एक फ्लोरीन, ठीक है। तो 3 होते हैं रूप, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। 8वां बात करते हैं तो आपने पढ़ा कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये कुचालक होंगे, ये ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। अब कुचालक का मतलब क्या सुने, कुचालक का मतलब है जिसमें ना तो ऊष्मा बहेगी और ना ही विद्युत धारा बहेगी। जैसे हमने पढ़ा था धातु में क्या होता था, आपके पास एक लोहा है या मान लो आपके पास लोहे का गेट है, ऊपर आपने करंट लगाया तो नीचे तक महसूस होता था, इसका मतलब विद्युत धारा बह रही है। हम उस गेट को ऊपर से गर्म कर रहे हैं तो गर्म करते 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 नीचे वाला पोर्शन भी गर्म होने लगता है, इसका मतलब ऊष्मा भी बह रही है। तो इसका मतलब है ऊष्मा और विद्युत धारा अगर बह रही है तो वो विद्युत और ऊष्मा के क्या होंगे, सुचालक। परंतु ये कैसे है, कुचालक, इसका मतलब ना तो इनमें ऊष्मा और ना ही इनमें विद्युत धारा बहेगी। बस यहां पे एक पॉइंट है जो आपको याद करना है, सिर्फ सिर्फ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। मैं यहीं पे लिख रहा हूं,
विद्युत का सुचालक है। इसका मतलब है जितने भी हमारे पास अधातु होंगे उनमें कौन, सिर्फ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने अभी सुना, कार्बन 3 रूपों में मिलता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो ग्रेफाइट जो होता है वो अधातु है कार्बन का, और इसका मतलब है ये अधातु है, तो हमारे हिसाब से ये कुचालक होना चाहिए था। परंतु वास्तव में कैसा होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत धारा बहती है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो धातु के जितने पॉइंट हमने पढ़े और अधातु के ये सारे पॉइंट है, तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि धातु के जितने पॉइंट हैं उतने अपोजिट पॉइंट है धातु के, पर कुछ कुछ जगह ऐसी है जैसे आयोडीन वाला केस हो गया, कुछ कुछ जगह ऐसी है जैसे हीरा, बोरोन या ग्रेफाइट वाला केस हो गया। बाकी सारे जो पार्ट होते हैं वो उल्टे होते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये भौतिक गुण आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। अब मैं इसको करता हूं रफ, और अब हम चलते हैं रासायनिक गुण की तरफ। अब मैं इसको रफ कर देता हूं सारा। देखें, तो बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण की बात करते हैं तो पहला पॉइंट, जैसा हमारे पास है कि अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यानी हम बेसिकली क्या बोलने वाले हैं, दहन बोलने वाले हैं। तो मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। इसका अगर मैं दहन कर रहा हूं तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन लूंगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब है कि अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो अधात्विक ऑक्साइड देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, अधात्विक ऑक्साइड, जिस तरीके से हम धातु वाले केस में बोल रहे थे धात्विक ऑक्साइड। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, मान लो आपके पास सल्फर है, इस सल्फर की बात करते हैं तो ये भी कैसा होता है, अधातु होता है, अष्टक नियम से चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड होता है सेम सल्फर डाइऑक्साइड होता है। डाई का मतलब होता है दो, इसलिए हम डाई शब्द यूज करते हैं। अब बात आती है कि भाई ये जो ऑक्साइड बने हैं ये अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। जैसे आपने पढ़ा कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं कि जो धातु के ऑक्साइड हैं, यानी धातु ऑक्साइड, इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। इनकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। और ये हम कैसे चेक करते थे, जल में डालकर। तो जल में डालने के बाद जो चीज बनेगी उसके हिसाब से हम बताते थे कि अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अधातु ऑक्साइड की, अधातु ऑक्साइड की, तो इसको भी आप क्या करोगे, जल में डालोगे, और जल में डालने के बाद पता लगेगा आपको कि ये अम्लीय होती है। तो ये शॉर्ट एंड ट्रिक हमने पढ़ी थी कि कैसे चेक करें कौन सी ऑक्साइड अम्लीय है और कौन सी क्षारीय है। इन्हें भी चेक करके देख लो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं पानी में डाल दूं तो क्या बनेगा, देखो H2 है, H2, एक कार्बन है CO2 और एक 3 है, तो यह बन जाएगा H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक अम्ल। बच्चे देखें, कार्बोनिक अम्ल जो इसमें बन रहा है तो इसमें लास्ट में क्या है, अम्ल है। इसका मतलब है कार्बोनिक अम्ल अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, अम्लीय होगी। इसका मतलब है जब भी हम किसी ऑक्साइड को पानी में डालेंगे और जो भी चीज बनेगी उस हिसाब से हम बोलेंगे कि ये ऑक्साइड अम्लीय है या क्षारीय है। सेम जैसे आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको भी अगर मैं पानी में डालता हूं तो क्या बनेगा, देखें H2, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 2 और एक 3 है, तो बना H2SO3। इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। अब क्योंकि अम्ल बन रहा है इसका मतलब ये भी ऑक्साइड कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑक्साइड की प्रकृति को चेक कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपके पास रहा दहन, अब मैं इसको कहता हूं रफ। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं रासायनिक गुण में। देखें, सेकंड आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो जब ये अधातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सह संयोजी, सह संयोजी यौगिक बनते हैं।
सहसंयोजी यौगिक बनते हैं। ये आप जो है नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, सहसंयोजी बंध, तो वहां आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। मान लो कार्बन ये है धातु और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो ये हो गया H2। तो यहां पे हम H2 ले रहे हैं टोटल 4। वजह क्या है इसकी वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, फिलहाल के लिए बस ध्यान रखें। तो कार्बन एक है, H हो गए 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा CH4। CH4 को हम बोलते हैं मेथेन। तो इस केस में जो है मेथेन गैस बनती है। मतलब जब भी कोई अधातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो सहसंयोजी यौगिक बनेगा। और यहां पे हमने क्या बनाया है, CH4 यानी मेथेन बना है। तो आई होप ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखना कि अधातु हाइड्रोजन के साथ जब भी क्रिया करेगा तो सहसंयोजी यौगिक बनेगा। तीसरा, क्योंकि 10th में हम बात कर रहे हैं बोर्ड की, तो इतना कुछ डीपली नहीं आता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हैलोजन के साथ क्रिया। हैलोजन के साथ क्रिया, जैसे मान लो सेम मैंने कार्बन ले लिया प्लस हैलोजन मान लो क्लोरीन ले ली। क्लोरीन जो है वो कौन होती है, Cl2। ये भी ले लिए 2, तो कार्बन ये हो गया Cl 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा CCl4। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा शब्द का मतलब है कि जहां पे 4 है, तो मोनो का मतलब होता है 1, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई और 4 का मतलब टेट्रा। तो इसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से जो हमारे पास अधातु हैं, रासायनिक गुण उसके ज्यादा नहीं है, बस 2-3 ही है, जो भी हैं आप इनको याद कर सकते हो। तो अधातु वाला जो पार्ट हमारा है वो फिनिश हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि धातु और अधातु भी क्या आपस में क्रिया करते हैं। तो देखें, ये हमारे पास आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, देखें, धातु व अधातु, धातु व अधातु के बीच क्रिया, यानी जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। तो इसको मैं इस हेडिंग के रूप में भी लिख सकता हूं, या आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, तो या आप तो बोल रहे हो आयनिक यौगिक, या आप बोल दो धातु और अधातु के बीच क्रिया, दोनों बातें एक ही हैं। क्योंकि धातु और अधातु जब आपस में क्रिया करते हैं तो आयनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है, अब धातु का मतलब धनायन, अधातु का मतलब ऋणायन। तो धातु और अधातु यानी धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण से क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक बनते हैं। यानी वे यौगिक जो धनायन व ऋणायन के संयोग से बनते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो बात आपको समझ में आई होगी। वे यौगिक जो धनायन और ऋणायन के संयोग से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। अब धनायन का मतलब धातु, ऋणायन का मतलब अधातु, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा है नमक। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। NaCl में हम बात करते हैं तो Na पे आवेश होता है प्लस का 1, Cl पे आवेश होता है माइनस का 1। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। और आकर्षण होता है तो ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद बना देते हैं NaCl। इसका मतलब जो NaCl है ये वास्तव में कौन है, Na पे प्लस है और Cl पे माइनस है, यानी धनायन है और ऋणायन है। और धनायन ऋणायन के संयोग से क्या बनता है, आयनिक यौगिक। इसका मतलब NaCl कौन है, आयनिक यौगिक है। इसको एक काम करें, आप बेटर वे में समझ लो। देखो, जैसे Na मैंने यहां लिख दिया Cl, Na का परमाणु क्रमांक 11, Cl का 17। 11 को हम तोड़ेंगे तो 2, 8 और 1 में, 17 को हम तोड़ेंगे 2, 8 और 7 में। अब ध्यान दें,
एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मैं निकाल दूं तो लास्ट में कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी अष्टक नियम का पालन होगा, यानी स्थायी होगा। इसका मतलब है सोडियम यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। Cl की बात करते हैं, इसका लास्ट में क्या रहा, 7 आ रहा है। अष्टक नियम का पालन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो Na ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसे, Cl को। तो जब एक इलेक्ट्रॉन Na ने दे दिया तो Na पे कमी आ गई एक की, Na प्लस हो गया। Cl पे एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया तो Cl पे चार्ज आ गया माइनस का। अब हमें पता है प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आकर्षण से ये आपस में जुड़ेंगे और बना लेंगे क्या, NaCl। इसका मतलब NaCl कौन है, आयनिक यौगिक है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिसके पास भी प्लस और माइनस का चार्ज होगा वो कौन होगा, आयनिक यौगिक होगा। एग्जाम्पल देखें, और जैसा आपके पास है KCl, तो K और Cl का भी सेम ही पैटर्न रहेगा। पोटेशियम ये रहा, Cl ये रहा, ये 19 होता है, ये 17 होता है। 19 यानी 2 8 8 1, 17 यानी 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा, एक ये ले लेगा तो इस पर प्लस का एक आ जाएगा, Cl पर माइनस का एक आ जाएगा, दोनों के बीच में आकर्षण होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयनिक बंध, यानी KCl के बीच में आयनिक बंध होता है। तो इस तरीके से आप जो है आयनिक बंध चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहां से मैं देख के समझ में आता है कि K कौन है, धातु, और Cl कौन है, अधातु। ठीक है, चलो अब एक आधा केस और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखिए, जिस वक्त तुमसे बात करता हूं, ये है आपके पास कैल्शियम, ठीक है, और ये आपके पास है Ca, ये आपके पास है Cl। कैल्शियम पे आवेश होता है प्लस का 2, Cl पे आवेश होता है माइनस का 1। मैं कैल्शियम और Cl को आपस में जोड़ना चाहता हूं, तो Cl में एक और लेकर आऊंगा ताकि 2 माइनस और 2 प्लस बैलेंस हो जाए। और अगर ये समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से देख लो, ये रहा कैल्शियम, ये रहा Cl, ये रहा Cl, परमाणु क्रमांक 20 17 17, 20 को तोड़ेंगे 2 8 8 2 17, 2 8 7 17, 2 8 7। अब इसके भार कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूं ऐसे क्रॉस 1 2, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए तो लास्ट में क्या होगा, 8 होगा, यानी अष्टक नियम का पालन होगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इस Cl को 1 चाहिए ताकि 8 पूरे हो जाए, इस Cl को भी 1 चाहिए ताकि 8 पूरे हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा। तो इस पे कमी कितने की आ गई, 2 की आ गई। इस पे कितने बढ़ गए, 1 बढ़ गया। इस पे कितने बढ़ गए, 1 बढ़ गया। अब प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो आकर्षण से क्या बनेगा, अब आयनिक यौगिक बनेगा। Ca कितना है, 1, Cl 1 Cl 1, Cl हो गए टोटल 2 और कैल्शियम है 1, तो सूत्र बन गया CaCl2। तो इस तरीके से आप सूत्र भी बना सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो आयनिक होता है, ठीक है। चलो, अब ये बात आपको समझ में आ चुकी है। एग्जाम्पल आप बहुत सारे अब अपनी साइड से कर भी सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखें, अब हम बात करते हैं क्या गुण की, कि आयनिक यौगिक के क्या गुण होते हैं। गुण में बात करें, पहला है भौतिक, प्रकृति, मतलब ये दिखने में कैसे होते हैं ये है, ठीक है। तो क्योंकि आयनिक यौगिक धनायन व ऋणायन से मिलकर बनते हैं, तो इनमें प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिस वजह से ये ठोस होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो इन्हीं प्रबल आकर्षण बल की वजह से ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तो भौतिक प्रकृति इनकी कैसी है, ये ठोस है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हम बात करते हैं
गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक आप पहले भी पढ़ चुके हो 9th में कि गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं। तो उसका मतलब है जो भी आपके पास टेम्परेचर है, यानी वो ताप जिस पर कोई द्रव पिघलकर किस में चेंज हो जाए, द्रव में, उसको हम क्या कहते थे, गलनांक कहते थे। यानी अब सुनो, मुझे कोई भी आयनिक पदार्थ दिया हुआ है, उसको मुझे तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके प्रबल आकर्षण बल को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए मैं बाहर से ऊर्जा दूंगा। अब मान के चलो कि सपोज करो ये ए है और ये बी है, जैसे Na प्लस है, Cl माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब अगर ये इनके बीच में आकर्षण चल रहा है तो मुझे इसको तोड़ने के लिए बाहर से बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी ये बंध इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। यानी ये जो दोनों के बीच में जो ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बंध, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो आकर्षण है, इस आकर्षण को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब है यह आकर्षण आसानी से नहीं टूटेगा। और हम पढ़ चुके हैं, जितना ज्यादा ताप या ऊर्जा लगाएंगे इसको तोड़ने के लिए, उतना गलनांक या क्वथनांक ज्यादा होगा। तो यहां से शॉर्ट एंड ट्रिक है, ये ध्यान रखेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिस वजह से इनको तोड़ना आसान नहीं होता, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, जिस वजह से गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखें, हम ये लिखेंगे कि प्रबल प्रबल आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अच्छा, ध्यान रखना, उच्च का मतलब क्या है, अधिक। इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, उच्च यानी अधिक होंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तीसरा, घुलनशीलता। घुलनशीलता इसका मतलब है जल में आयनिक यौगिक, जल में आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। इसका मतलब क्या है, सुने, आपने जब देखा ही है और पढ़ा भी है कि नमक है, ठीक है, तो हमने क्या करा, एक गिलास में पानी ले लिया, ये हमारे पास हो गया पानी। नमक का सूत्र क्या हो गया, NaCl, जो हम इसमें डालेंगे। तो आपको पता है कि जब हम नमक जो है वो पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद क्या, हमने चम्मच से उसको हिलाया तो नमक जो है पूर्ण रूप से पानी के अंदर घुल जाता है। घुलने का कारण क्या है कि NaCl को हम जैसे पानी के अंदर डालते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। टूटने का मतलब है ये पानी के अंदर घुल जाता है। तो इसलिए जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। लास्ट आपके पास 4th पॉइंट बचता है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता का मतलब क्या है, जैसे आपने किसमें पढ़ा है, ठोस में, कि ठोस जो है वो विद्युत धारा को क्या करते हैं, बहने देते हैं, या ऊष्मा को बहने देते हैं, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जो विद्युत चालकता है आयनिक यौगिकों की, वो कैसी होगी, देखें भाई, क्योंकि ये धातु तो है नहीं, धातु और अधातु के कॉम्बिनेशन से यानी जुड़ने से बना है। अब ये धातु तो है नहीं, अगर धातु होता तो मैं कहता मुक्त इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से ये विद्युत के सुचालक होते हैं। पर आयनिक यौगिक की बात करते हैं, यहां पे विद्युत के सुचालक होंगे या नहीं होंगे, तो बात को समझें। ये आपके पास फिर से बीकर है जो मैंने यहां पे बनाया है, Na प्लस और Cl माइनस में ये टूटा, ये रहा आपके पास पानी यानी जल। तो जब हम विद्युत धारा यानी करंट देंगे, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जब करंट देंगे तो एक करंट जो है वो बहेगा, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी ये विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा बहती है। पर बहने का कारण क्या है वो देखें, ये जो आयन है, आयन को हम क्या बोलते हैं, धनायन और ऋण आयन। तो जो आयन है, इन आयन के गलन, मतलब इन आयन के चलन के कारण ये विद्युत के
सुचालक होते हैं। अब बात को समझना, जब हमने नमक को पानी में डाला तो नमक टूटा Na प्लस और Cl माइनस में। अब जैसे हम विद्युत धारा इसमें पास करते हैं, यानी जैसे विद्युत धारा देंगे तो जितने भी NaCl बच रहे हैं फटाफट फटाफट टूटेंगे। जैसे से टूटेंगे तो ये आयन जो है इधर उधर भागते जाएंगे। भागने को हमने क्या लिखा है, चलन, या हम बोल सकते हैं गमन। तो इन आयनों के चलन की वजह से क्या होता है, विद्युत धारा यानी करंट बहता है। इसका मतलब है धातुओं में करंट कैसे बहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलन की वजह से, घूमने की वजह से। और आयनिक यौगिकों में यानी जैसे नमक में जो करंट बह रहा है उसका कारण क्या है, वो है इन आयन के चलन के कारण विद्युत धारा बह रही है। इसका मतलब आयनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। अब यहां पे आपको एक बात जो बतानी है मुझे, वो क्या है वो देखें। अगर मैं बात करता हूं, इसको मैं रख कर रहा हूं कि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस। तो ध्यान रखना कि ये जो विद्युत चालकता है विद्युत के सुचालक होते हैं कब, जब गलित अवस्था में हो, गलित अवस्था में हो। अब गलित का मतलब मैंने थोड़ा सा गला दिया, गलाया इसलिए ताकि प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण है वो थोड़ा सा कम हो जाए और ये आयन जल्दी से टूटकर इधर उधर भाग जाए। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये है A प्लस, ये है B माइनस, इनके बीच में ये आकर्षण है। अब क्योंकि आयनिक यौगिक ठोस के रूप में होते हैं तो इस आकर्षण को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, बहुत सारी ऊर्जा आपको चाहिए होगी। तो क्यों ना मैं इसको गर्म कर दूं, गर्म करने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ये आकर्षण है ये कमजोर हो जाएगा। और कमजोर होने की वजह से क्या होगा, जैसे विद्युत धारा देंगे ये टूट जाएगा, मतलब A प्लस अलग भाग जाएगा, B माइनस अलग भाग जाएगा। इसका मतलब है ये करंट पास यानी विद्युत धारा का चलन कब करेंगे, जब ये गलित अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में नहीं होंगे। यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु ठोस रूप में नहीं। कब होंगे, जब गलित अवस्था में हो या जलीय विलयन में हो। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, या तो गलित अवस्था में होना चाहिए या फिर किसमें होना चाहिए, जलीय विलयन यानी पानी में होना चाहिए। तो पानी क्या करेगा, इस पानी NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ देगा, जिस वजह से ये धनायन अलग भागेगा, ऋणायन अलग भागेगा और विद्युत धारा बहेगी। तो आई होप ये पूरा जितना भी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। और हम बात करते हैं कि इसके आगे वाला जो पार्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि भाई इसके बाद जो आपके पार्ट जो बचेगा वो होगा धातुओं का निष्कर्षण, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट पार्ट के साथ।